जब रुद्र ने प्रत्यक्षा को अपने सीने से लगाया तब प्रत्यक्षा मुस्कुराने लगी। अब शहर जाकर ऐसी जिंदगी जीना कि पीछे लगी हर चोट के दाग मिट जाए। मुझे उम्मीद है कि तुम वहां बहुत अच्छी जिंदगी जियोगी। अब पीछे पलटकर कभी मत देखना। रुद्र के मुंह से ऐसे शब्दों को सुनकर प्रत्यक्षा के पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारा साथ शायद यहीं तक का था। प्रत्यक्षा ने रुद्र को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा था, लेकिन यह सब सुनने के बाद प्रत्यक्षा की पकड़ ढीली हो गई थी। प्रत्यक्षा ने रुद्र को खुद से अलग करना चाहा, लेकिन रुद्र अभी भी प्रत्यक्षा को अपने गले से लगाए हुए था। छोड़ो मुझे, छोड़ो। रुद्र को दूर करने के लिए उसे धक्का दे रही थी, लेकिन रुद्र उसे गले से लगाए हुए था। मैंने अपना वादा पूरा किया। आज तुम वापस शहर जा रही हो। अब पलटकर कभी मत आना। यहां जो हुआ उसे सिर्फ अपना एक बुरा सपना समझकर भूल जाना। प्रत्यक्षा ने रुद्र की बातें सुनते हुए रुद्र को जोर से धक्का दिया और उसे खुद से अलग किया। क्या क्या कह रहे हो तुम? सही सही बताओ, हम कहाँ जा रहे हैं? नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि तुम जा रही हो शहर। बैग में मैंने कुछ रुपए भी रख दिए हैं और हर महीने तुम्हें पैसे भेज दूंगा। तो तुम महल में बिना बताए आए हो, है ना? तुमने क्या बहाना बनाया बाबा से? बाबा की नजरों से बचकर और बिना किसी को कुछ कहे मुझे शहर भेजना चाहते हो? जानते हो ना बाबा तुम्हारे साथ क्या करेंगे? मार देंगे वो तुम्हें जान से, अगर मैं उन्हें नहीं मिली महल में। तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? रुद्र बेजान होकर खड़ा था और प्रत्यक्षा को देखते जा रहा था, लेकिन प्रत्यक्षा अचानक से ही अपना आपा खो बैठी थी। यहां तुम्हें बहुत खतरा है और यहां की जिंदगी में तुम्हें उलझने की जरूरत नहीं है। बच्ची हो तुम अभी। तुम्हारे पास मौका है अपनी जिंदगी को एक नया मुकाम देने का। लेकिन अब मैं? बस, और एक शब्द नहीं। तुम शहर जा रही हो आज और बात यहीं खत्म हो रही है। प्रत्यक्षा आज रुद्र से अपने दिल की बात कहने वाली थी, लेकिन अब सब कुछ अचानक से बदल चुका था। अब अगर वो इस गांव से जाती है तो उसके पास वापस आने के लिए कोई भी वजह नहीं होगी। तुम समझ रहे हो ना कि तुम क्या कह रहे हो? अगर मैं एक बार भी यहां से गई ना तो वापस नहीं आऊंगी कभी। रुद्र ने प्रत्यक्षा की तरफ से अपनी नजरों को फेर लिया। और यही सही रहेगा। बस करीब आ चुकी थी और रुद्र को वहां देखकर बस कंडक्टर हाथ जोड़ते हुए रुद्र के पास आया। मालिक, आप यहाँ? का आपकी गाड़ी खराब हो गई है? कहे तो बस मोड़ दे हम गांव की तरफ। नहीं, तुम्हें इस लड़की को यहां से लेकर जाना है शहर। जरा हमें 2 मिनट का वक्त देना, हम आते हैं। रुद्र ने सख्ती के साथ प्रत्यक्षा से कहा। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें यहां से जाने का। तुम जाओ यहां से। मैं तुम्हें सारे रिश्तों से आजाद कर रहा हूं। जो रिश्ता मजबूरी में जुड़ा था, जिस रिश्ते के कोई मायने नहीं थे, जिसमें तुम्हारा मन हर पल घुट रहा था, जिसमें मैं घुट रहा था, वो रिश्ता कभी रिश्ता था ही नहीं। तुम बस मेरी एक जिम्मेदारी थी जिसे मैं निभा रहा था, और आज जिम्मेदारी खत्म हुई। अब तुम पूरी तरह से आजाद हो। तुम वहां किसी अपने जैसे पढ़े लिखे कम उम्र के अच्छे लड़के से शादी कर लेना और भूल जाना उस सिंदूर को जो मैंने तुम्हारी मांग में कभी भरा था। प्रत्यक्षा अचानक से ही टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हाथों से पूरी दुनिया छीनी जा रही थी। प्रत्यक्षा ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद किया और फिर अपने सीने पर हाथ रखकर रुद्र से कहने लगी। तुम सच में यही चाहते हो कि मैं यहाँ से और तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊं? उस वक्त तो हाँ, मैं यही चाहता हूँ। और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाना चाहती तो? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है? तुम्हें ये बात समझने में और कितना वक्त लगेगा कि तुम्हारी वजह से यहाँ बाकी सब भी खतरे में पड़ रहे हैं। वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं ये तुम्हें तक नहीं पता है, तो हमें कैसे पता होगा? लेकिन फिर भी तुम पर हर रोज हमले हो रहे हैं। तुम जाओ यहाँ से, मेरे सर की मुसीबत बनना बंद करो तुम। इसमें मेरी गलती क्या है रुद्र? मुझे नहीं जाना वापस। बोलते हुए प्रत्यक्षा का गला भर आया था। प्रत्यक्षा की बातों को सुनते हुए रुद्र ने प्रत्यक्षा के पास आकर उसके कंधों को पकड़ा और फिर उसे जोरों से झकझोरते हुए उस पर गरजते हुए चिल्ला दिया। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता?
जिस जिम्मेदारी को मैं निभा रहा हूँ वो अब मेरा दम घोट रही है। हर पल डर के साए में जी रहा हूँ। घर से बाहर निकलो तो तुम्हारी चिंता होती है, घर के अंदर रहो तो घर वालों की चिंता होती है, तुमसे थोड़ा सा दूर जाऊं तो तुम्हें खतरा होता है। कितनी बार, आखिर कितनी बार ऐसा हुआ? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचा होता तो शायद वो हो चुका होता जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं। तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो तो फिर यहाँ पर रुकना ही क्यों है तुम्हें? रुद्र, मेरी वजह से तुम्हारा दम घुटने लगा है। हाँ, बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमते हुए। तुम आखिर मुझ जैसे इंसान पर भरोसा कैसे करने लगी? समझ नहीं आती बात तुम्हें कि उस महल में तुम अकेली औरत हो और नहीं कह सकते कि किसकी नियत में क्या कब आ जाए। रुद्र ने प्रत्यक्षा से सीधे तौर पर परेशान होते हुए कहा, नहीं हो पाएगा मुझसे अब। मैं थक गया हूँ। मुझे वापस से मेरी जिंदगी में जाना है जहाँ मेरे सर पर कोई बोझ नहीं था। मेरा दम घुटने लगा है तुमसे। तुम बस जाओ यहाँ से, मैं नहीं संभाल पाऊंगा अब तुम्हें। क्या तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं? अगर मैं चाहता होता तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर पाती। मैं नहीं चाहता कि तुम अब मेरे रास्ते में आओ या मेरे पैर तुम्हारी वजह से बंध जाए। ओह, तो ये बात है। फिर तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने इतने दिन मुझे झेला और मेरी हिफाजत की। लेकिन अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। रुद्र ने बस में प्रत्यक्षा का सामान रखा और एक सीट पर पैसे देते हुए रुद्र तेज कदमों से प्रत्यक्षा के पास आया और प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ते हुए उसे बस की तरफ ले जाने लगा। लेकिन प्रत्यक्षा ने अपने हाथ को झटका दिया। ये नहीं पता था कि मैं तुम पर बोझ हूं। ये तो पता था कि जबरदस्ती तुम्हारे सर बांधी गई हूं। पर मुझे लगा कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम्हारी जिंदगी से इतनी दूर चली जाऊंगी कि कभी भी तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी। आज तक साथ देने के लिए शुक्रिया। अब से तुम आजाद हो। मुबारक हो। प्रत्यक्षा बस के दरवाजे तक पहुंची थी। उसने जैसे ही पलटकर रुद्र की तरफ देखा, रुद्र ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। प्रत्यक्षा आंसू बहाती हुई बस पर चढ़ गई और देखते ही देखते बस रुद्र के सामने से होते हुए वहां से दूर चली गई। रुद्र वहीं खड़ा होकर बस को जाता हुआ देख रहा था। रुद्र की नजर बस पर तब तक थी जब तक बस उसकी नजरों से ओझल ना हुई। रुद्र ने अपने धीमे कदम जीप की तरफ बढ़ाए और फिर वापस महल जाने लगा। रुद्र अभी भी महल से काफी दूर जंगल के रास्ते पर था। इस पर रुद्र ने अचानक ही अपनी जीप को रोकते हुए अपने सिर को जीप के स्टीयरिंग पर रख लिया। हल्की सी बारिश शुरू हो चुकी थी और अब शाम भी गहरी होने लगी। रुद्र अपने स्टीयरिंग पर ही अपने सिर को बार बार टकराने लगा। आज मैंने अपने हिस्से की हर खुशी को खो दिया। आज मैं वापस अकेला हो गया। बहुत मजबूर था मैं। कैसे तुमसे कहता कि तुम्हें हर खुशियां देना चाहता था, लेकिन जिसकी जिंदगी खुद मोहताज हो किसी की, वो खुशियां नहीं दे सकता था। कैसे कहता कि तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन मेरे जैसे इंसान के साथ तुम्हारा रहना सही नहीं था। रुद्र और प्रत्यक्षा की कहानी शायद इतनी ही थी। शायद किस्मत ने हमें गलती से मिला दिया था, लेकिन तुम किस्मत की दी हुई सबसे खूबसूरत गलती थी। प्रत्यक्षा जा चुकी थी। रुद्र ने खुद को कोसते हुए आसमां की तरफ सिर किया और फिर बहते आंसुओं के साथ उस बारिश में भगवान से शिकायत करने लगा। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों लिखी ऐसी किस्मत जहां ना प्यार है, ना कोई अपनापन, ना कोई आंसू पोंछने वाला है और ना ही कोई गले से लगाने वाला? जी रहा था ना मैं ऐसे ही, फिर क्यों भेजा उसे मेरी जिंदगी में? तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। तुमसे ये कहना चाहता हूं कि उसे मेरा कर दो। उसे मेरा कर दो हमेशा के लिए। रुद्र आज एक बार फिर से इस हद तक टूट गया था जितना सालों पहले वो अपनी मां के गुजरने पर टूटा था। रुद्र उस हल्की सी बारिश में गहरी हो रही शाम में अपने टूटे दिल को लिए खामोशी से सुनसान रास्ते पर बैठा हुआ था। उसने किसी तरीके से खुद को संभाला और फिर महल की तरफ बढ़ने लगा। रुद्र ने अपनी आंखें बंद करते हुए एक गहरी सांस ली। धीरे से जीप से उतरते हुए
उसने जीप की चाबी वहां पर पहरा दे रहे नौकर की तरफ उछाल दी। वो चुपचाप से उल्टे पांव ही महल के बाहर चला गया। वहां खड़े एक नौकर ने दूसरे नौकर से कहा, अरे कुछ हुआ है का? रुद्र आज काफी उखड़ा हुआ सा लग रहा है। महल में आने की जगह चाबी वापस देकर चला गया। हाँ, इका चेहरा काफी उतरा हुआ था। का पता बाबा साहब ने वापस से कुछ कहा हो। इधर रुद्र उस हल्की सी बारिश में भीगता हुआ गांव के ही शराब खाने में जा पहुंचा। शराब बेचने वाला दुकानदार रुद्र को देखते ही चौंक कर हाथ जोड़ने लगा। मालिक, रुद्र मालिक, यहाँ कैसे आना हुआ? बाबा साहेब के कहने के हिसाब से ही धंधा करते हैं हम तो। अब कोई कच्ची दारू का धंधा नहीं चला रहे। बाबा साहेब के मना करने के बाद से हम कुछ गलत नहीं किए। हमारी दुकान तोड़ने आए हैं का? रुद्र ने बिना बोले ही 2 शराब की बोतलें ली और वहां से निकलकर चुपचाप ही गांव के बाहर नदी के किनारे पर गया, जहां रुद्र ने एक छोटा सा घास फूस का तैयार किया हुआ बसेरा बनाया था। उसने वहीं बैठकर एक सांस में ही पूरी बोतल खत्म कर दी। रुद्र की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे प्रत्यक्षा के साथ बिताया हुआ अपना हर पल याद आ रहा था। तुम मुझसे दूर होके खुश रहोगी, लेकिन मैं कैसे रहूंगा अब? बेच तो दिया, लेकिन अब मेरा दम घुट रहा है। रुद्र आंसुओं में डूबा हुआ भी था, लेकिन प्रत्यक्षा की इन बातों को याद करके उसके होठों पर एक अलग ही मुस्कुराहट नजर आ रही थी। बेवकूफ थी तुम। बेवकूफियां तुम्हारी थी, लेकिन तुम्हारी उन बेवकूफी ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जब तुम मेरी जिंदगी में आई तो उसमें भी मेरी मर्जी नहीं थी, और जब आज तुम्हें तुम्हारे लिए खुद से दूर किया तो इसमें भी मेरी मर्जी नहीं थी। रुद्र का गला भर आया था। इस पर रुद्र ने शराब की दूसरी बोतल भी पीना शुरू कर दी और अब नशे में पूरी तरह से धुत था। और तभी रुद्र को ढूंढते हुए अचानक ही समर्थ वहां आ पहुंचा। समर्थ ये देखकर घबरा गया था, क्योंकि रुद्र पूजा पाठ, नियम कायदे कानून से खुद को हमेशा बांध कर रखता था। उसने इससे पहले कभी भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। ए रुद्र, ई का है? तुमने शराब पी है का? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इससे पहले तो तुमने कभी हाथ नहीं लगाया था। अब तो यही हाल रहेगा बड़े भैया। बुरा क्या है इसमें? जब आपको इतने शराब पीने के बाद कुछ नहीं हुआ तो मुझे क्या होगा? रुद्र की हालत इतनी ज्यादा अजीब थी कि उससे ठीक से आंख भी नहीं खोली जा रही थी। चलो टब, पूरा गांव छान लिया। बाबा तुझे कब से ढूंढ रहे थे, जल्दी चल, इससे पहले की बात बिगड़े। समर्थ ने रुद्र को सहारा देते हुए खड़ा किया और महल लेकर आया। लेकिन महल के अंदर पहुंचते ही रुद्र ने अपने नशे की हालत में ही देखा कि उसके सामने बाबा साहब खड़े थे। बाबा, मैं आपका अच्छा बेटा नहीं हूँ बाबा। और मैं बाबा, मैंने आपको धोखा दिया बाबा। मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं आपका बेटा नहीं, बल्कि वो कुत्ता हूँ जिसे आपने रोटी तो दी और जिसे आपने प्यार से अपने घर में भी रखा, लेकिन मैं आपकी वफादारी नहीं कर पाया बाबा। इतना बोलते हुए रुद्र ने अपने घुटने जमीन पर टेक दिए और बाबा साहब के सामने अपने सिर को नीचे करके चुपचाप से बैठ गया। रुद्र नशे में धुत था। ना तो वो ठीक से कुछ बोल पा रहा था और ना ही उसकी आंखें ही तरह से खुल रही थी। इस पर उसकी झूमती हुई हालत देखकर बाबा साहेब ने अचानक से ही उसके सीने पर लात मार दी। अरे कुत्ते ही तो हो तुम, ये क्या हालत बना रखी है? अरे गधे, ये क्या किए तुम? शराब पीकर हमारे सामने झूठ रहे हो। तुमसे तो बात करनी भी मुश्किल हो रही है। हमारे तीनों बेटों में तीनों के तीनों नालायक ही निकल गए। ये हालत बनाने से पहले नहीं सोचा था का कि बहुरिया पे क्या बीतेगी जब वह ऐसे पहाड़ जैसे आदमी अपने सामने झूमती झूलती हालत में देखेगी। बाबा आपकी बहुरिया। अरे मुंह बंद कर ले अपना। कितनी बार समझाया है कि बहुरिया को आदत नहीं है ये सब की। ऊपर से मर्दों के इस महल में अकेली है बेचारी, डरती होगी, सहम जाती होगी हम लोगों से, और तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। बताए दे रहे हैं तुमका, बहुरिया को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वरना रुद्रा बाबू तुम्हारे हाथ पैर काट के महल के दरवाजे पे टांगेंगे। मैं आपकी सारी बात मानूंगा बाबा। आप मुझे माफ कर देंगे ना? मैंने गलत किया जानता हूँ, लेकिन उसके लिए यही सही था बाबा।
हैं? अरे किसके लिए? का सही था? अरे समर्थ, ये गधा का बक रहा है? पहली बार पी है ना बाबा इसने, खुद को संभाल नहीं पा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। हम कमरे में छोड़ कर आते हैं। समर्थ किसी तरह से रुद्र को उसके कमरे में छोड़कर चला गया। रुद्र का दिल कमरे के दरवाजे को देखते हुए भर आया। कमरा पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ था। खाली जिंदगी और खाली कमरा। प्रत्यक्षा की गैर मौजूदगी अब रुद्र को खलने लगी थी। उसकी नजर बेड पर पड़ी प्रत्यक्षा की चुनरी पर गई। इस पर प्रत्यक्षा की चुनरी को अपने हाथों में लेते हुए रुद्र जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और उस चुनरी को अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ तो कर दोगे ना? तुम पर मैंने नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगे कि ये क्यों किया मैंने। रुद्र प्रत्यक्षा की चुनरी को अपने सीने से लगाए हुए नशे में ही खुद से बड़बड़ाए जा रहा था। रुद्र को सुनसान कमरे में हर जगह प्रत्यक्षा के होने का एहसास हो रहा था। उसके कानों में प्रत्यक्षा की आवाज गूंज रही थी। रुद्र की आंखों के सामने प्रत्यक्षा बार बार आती और ओझल हो जाती। रुद्र ने अपनी आंसू बहाते हुए आंखों को जोरों से बंद किया। तुम मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की थी। तुम्हारे पहले भी कोई नहीं था और अब तुम्हारे बाद भी मैं जिंदगी में मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं आएगा। तुम ही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी वो चाहत हो जो मेरे दिल से कभी भी अलग नहीं होगी। रुद्र ने अपने आंसुओं को पोंछा और फिर खुद से ही कहने लगा, तकलीफ तो होगी मुझे। मैं गलत जो किया उसके साथ। मासूम सी आंखों में दहशत भर दी, नाजुक से हाथों में जबरदस्ती अपने ये रूखे और बेजान हाथ थमा दिए। लेकिन सच कहता हूं, अगर किस्मत खेल ना खेलती तो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा देता। रुद्र अपने घुटनों को टेके हुए जमीन पर ही बैठा हुआ था। उसने जब अपनी धुंधली सी आंखों को खोला तो एक बार फिर से प्रत्यक्षा उसकी यादों की झलक बनकर उसके सामने खड़ी थी। नहीं, तुम वहां दूर क्यों? मैं तुम्हें यहाँ मेरे पास नहीं आओगी क्या? मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। प्रत्यक्षा के साये के करीब आते ही रुद्र ने किसी बच्चे की ही तरह प्रत्यक्षा को अपनी तरफ खींचा और उसके सीने पर अपना सर रख दिया। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।